नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2025 का पेपर है, उस पे डिटेल से हम किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उस पे चर्चा करेंगे। अभी लगभग 15 दिन से मैं एक पुस्तक लिख रहा था, तो उस कारण मुझे समय नहीं मिल पाया। बाकी ये पहले क्लास हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो अब हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार का पेपर, अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा पेपर था। अगर किसी ने डीपली स्टडी किया है, ऐसा अनपेक्षित पेपर नहीं था कि कहाँ से आ गया। जो मैंने पढ़ाया है पेपर वहीं से आया है, लेकिन थोड़ा गहराई से आया है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से, अब की बार जो सीरियल पूछा गया है, ईयर पूछे गए हैं, अगर वो आपको याद है बुक्स के या मोमेंट्स के या किसी और के, तब आप इनके सही आंसर है वो दे सकते हैं। और ये इस प्रकार से करेंगे कि अब की बार तो हमारा हो सकता है कोई गलत आंसर हो गया हो, लेकिन अगर इनमें से अब की बार कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा गलत नहीं होगा। इस प्रकार से आज की क्लास हम तैयार है वो करेंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। इससे पहले एक सूचना है कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, जो अभी नीचे ये चल रहा है। ये मोबाइल नंबर है जो नीचे चल रहा है, इस पे आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम महत्वपूर्ण सूचनाएं है वो देते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया था। तो धर्म को परिभाषित करने का कार्य है, क्योंकि मार्क्स तो मानते हैं कि धर्म अफीम है, तो ये विश्वासों और एकीकृत प्रणाली तो मान ही नहीं सकते। जॉर्ज स्मेल भी नहीं मान सकते। अब दो लोगों ने धर्म के समाजशास्त्र पे कार्य किया है। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के उदय के संदर्भ में धर्म को समझा है, लेकिन इमाइल दुर्खिम ने धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित दिया है 1912 में। इनकी पुस्तक आई थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, टोटमवाद बताते हैं। इससे पहले ये एकीकृत प्रणाली, सामूहिकता की बात, सामूहिक प्रतिनिधानों की बात है वो कर चुके हैं। तो ये डेफिनेशन निश्चित रूप से किनकी होगी? इमाइल दुर्खिम की। भारत में पर्यावरण आंदोलनों को काल अनुक्रमांक के हिसाब से बताना है कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं उनको सही कालक्रम में आपको बताना है। अगर ये सारे के सारे आंदोलन मैंने करवा रखे हैं, तो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले चिपको आंदोलन, सबसे पहले चिपको आंदोलन है वो उभर कर आता है। तो यहां पे ऑप्शन में देखें तो ए, 1 और 3 है वो राइट आंसर नहीं होंगे। बी और डी के चांस है वो बनते हैं। उसके बाद 1978 के लगभग साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था, तो ए हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में डी आता है, एपिको आंदोलन 1983 के लगभग हुआ था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इन सब में लास्ट आंदोलन है वो चिल्का बचाओ आंदोलन है। तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित प्रमुख आंदोलन है। अगर इनका क्रम देखें तो चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंदर होता है। साइलेंट वैली 1978 में केरल के अंदर होता है। एपिको है वो कर्नाटक के अंदर होता है। कन्नड़ भाषा में एपिको का मतलब चिपिको होता है, चिपको होता है। 1983 में हुआ और ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था। फिर उसके बाद में चिल्का बचाओ आंदोलन ओडिशा के अंदर, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो, ये दोनों 1991 के अंदर होते हैं। ये गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध बन रहा होता है उसके विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा शुरू किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पुस्तक कल्चरल चेंज इन इंडिया
आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक है। तो इनमें से कौन है? तो ये पुस्तक जो है वो योगेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा? योगेंद्र सिंह के द्वारा ये पुस्तक है वो लिखी गई है। प्रश्न नंबर 4 है फिर वही इन्वायरमेंट से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलन या जो भी प्रोग्राम्स है या कोई एजेंसीज है उनसे संबंधित है, तो हमें इनका सही कालक्रम बताना है। तो अगर आपको कालक्रम पता हो तो ये 1997 के अंदर 1997 के अंदर होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है बाध्यकारी, एक होता है सम्मेलन, वो बाध्यकारी नहीं होता है। कोपेनहेगन सम्मेलन है वो 2009 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? कोप इसको बोलते हैं, इनको पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप। ये जो सम्मेलन है इन सम्मेलन को बोलते हैं क्या? कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पृथ्वी सम्मेलन है वो 1991 के अंदर होता है, 5 जून से 15 जून के बीच में। ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरिया, तो रियो बोलते हैं इसको। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यूएन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। तो ये 1972 में हुआ था, 1972 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1972। तो डी सबसे पहले हो जाएगा। तो हमें ऐसे करना है कि हमने बी और डी को काट दिया। अब उसके बाद में 2 नंबर पे कौन सा आएगा? 2 नंबर पर आएगा पृथ्वी सम्मेलन, सी आ जाएगा। तो ये भी कट हो गया, बचता है 3। तो 3 है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल है और ये कोपेनहेगन है वो सबसे लास्ट में आता है। इनके देश भी अपने को लगभग पता ही होने चाहिए। ये कोप 15 था। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। यूर्गेन हेबरमास की निम्नलिखित रचनाओं को उनके काल अनुक्रमांक में व्यवस्थित करना है। तो इनमें से जो इनकी पहली पुस्तक है वो नॉलेज एंड इंटरेस्ट है, और फिर उसके बाद में जो इनकी है थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इनमें से ये लास्ट में इन्होंने शायद 1975 में लिखी थी। तो सी सबसे लास्ट में और बी सबसे पहले है। तो सी सबसे लास्ट में तो और बी सबसे पहले, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी दूसरी पुस्तक है वो लेगिटिमेशन क्राइसिस, और सब तीसरे नंबर पे है कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबसे पहले नॉलेज एंड इंटरेस्ट, उसके बाद में लेगिटिमेशन क्राइसिस और कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, और सबसे लास्ट में द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981। 6 नंबर है, हमें उस सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो इनमें से अगर हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और जो बार बार परीक्षा में पूछी गई है वो पूछी गई है द कंसीवेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। ये पुस्तक है एंथनी गिडेंस की। ये पुस्तक इनकी है एंथनी गिडेंस की है। यानी 3 नंबर का मिलान क्या होगा? 4 होगा। सी के सामने 4 अगर हम देखें तो यहां से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये भी हमें, बाकी हो सकता है आपको नहीं पता हो तो भी हम इसका आंसर है वो सही कर सकते हैं। तो ए का 2 द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी हेबरमास, फिर बी का 3 होगा फॉर्मेशंस ऑफ मॉडर्निटी स्टुअर्ट हॉल, और मॉडर्निटी एज लार्ज कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अर्जुन अप्पाथुरे। अब अगर इनमें से कोई भी पुस्तक आपको नहीं पता है
तो प्लीज आप अपने नोट्स के अंदर, अपने खुद के क्वेश्चन बैंक के अंदर इसको नोट कर लीजिए, क्यों हो सकता है कि इन फ्यूचर ये पूछ लिया जाए। तो पता है कि ये आ गया, हमें एक पता था और एक के कारण हमारे क्वेश्चन है वो सही हो गए, लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और पुस्तक होती तो हो सकता है कि हमें और ज़्यादा इसका आंसर देने में प्रॉब्लम होती। प्रश्न नंबर 11 है, लेवी स्ट्रॉस के विनिमय सिद्धांत थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के संबंध में कौन सा कथन तय है? लेवी स्ट्रॉस ने एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप का दिया था, तो जिसमें वो विनिमय की बात है वो करते हैं, और वो किसका होता है? किनशिप का होता है, संबंधों का एक्सचेंज होता है। तो उस संबंध में हमें बताना है कि इनमें से कौन से का राइट है और कौन से का राइट है वो नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप साथ साथ में आंसर देते रहिए, मैं देख रहा हूं, हो सकता है गलत होगा आंसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन गलत होगा तो हमारा बाद में सही होने की संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। तो गलत प्रैक्टिस में कभी गलत होने से डरना नहीं है, एग्जाम में गलत होने से डरना चाहिए, और जहां नेगेटिव मार्किंग हो तो वहां तो बहुत ज्यादा डरना चाहिए। तो ये विनिमय की बात करते हैं, तो ये सामाजिक संरचना के रूप में इसको देखते हैं। इस मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं को अस्वीकार किया है। इन्होंने मान लिया कि विनिमय के मूल सिद्धांत आर्थिक होते हैं, ये इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि विनिमय केवल सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द किनशिप में ये जो रिलेशंस किनशिप का जो है, उन्होंने कहा था कि नातेदारी का प्रारंभ है वो भाई बहनों के एक्सचेंज से हुआ था, कि एक की भाई दूसरे का पति बनता है दूसरे की बहन का, और उसकी बहन है वो दूसरे की पत्नी बनती है। तो ये है, तो ये इन्होंने नहीं कहा। विनिमय को केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, ये परिवार और पूरे सोशल सिस्टम की मूल आधार है, और इसकी जो लागत होती है उसको समाज के संदर्भ में देखा जाता है। तो सी को छोड़कर बाकी सारे सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, ए बी डी ई, ए बी डी ई। आगे है 8 नंबर, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान होने वाले किसान आंदोलनों के फिर वही काल अनुक्रमांक पूछा गया है कि सही बताना है अपने को, जो इनका समय काल या जो भी है तो बताना है। अगर आपने किसान आंदोलन की बात कही है, क्योंकि ये सारे के सारे किसान आंदोलन है, तो मैंने एक बात कही है कि भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत है वो संथाल आंदोलन से होती है, संथाल आंदोलन से होती है। उसके बाद में है वो आंदोलन प्रारंभ होते हैं। तो सी पहली बार है, सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अपने को देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देखना है क्योंकि हमें आगे एग्जाम की भी तैयारी करनी है। फिर बी आएगा, नील की खेती करने वालों का आंदोलन। ये जो चंपारण था, बिहार के अंदर चंपारण के अंदर जो आंदोलन हुआ था, ये भी नील की खेती का ही था, लेकिन इससे पहले ही नील की खेती का विरोध किया जा चुका था। ये तो 1917 में गांधी जी आए तब इसको चंपारण आंदोलन कहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहले ही नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन हो चुका था। उसके बाद में ई आ जाता है, चंपारण आ जाता है। फिर डी आता है, मोपला विद्रोह, जो लगभग केरल के अंदर होता है, 1920-21 के लगभग होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। और फिर बारडोली सत्याग्रह है, वो गुजरात के अंदर होता है 1928 के अंदर। तो इस प्रकार से इनका ये सही क्रम है वो हो जाता है।
1955-56 सॉरी 51-52 नहीं है, 1955-56 संथाल विद्रोह, फिर 1960 में नील की खेती के खिलाफ बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर होता है, फिर चंपारण बिहार के अंदर होता है, मोपला केरल के अंदर होता है, मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम किसानों के द्वारा जो हिंदू जमींदार थे उनके विरोध होता है, और फिर 1928 में जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है वो महिलाओं ने दी थी, उसके बाद से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो कहा जाने लगा है। आगे है 9 नंबर, समाजशास्त्र में रोल हैंडीकैप, हैंडीकैप मतलब विकलांग, अब जिनको हम दिव्यांग शब्दावली का यूज करते हैं, तो भूमिका दिव्यांगता, बेसिकली विकलांगता का यूज ही ज्यादातर पुस्तक में मिलता है, तो यानी ये किनका है, एच.डी. किरक का है, एच.डी. किरक का है। ये होता है जब व्यक्ति कोई असक्षम हो जाता है, बाधित हो जाता है, तो उसको कुछ ऐसी भूमिका दी जाती है जो उसके अनुकूल नहीं होती है, फिर भी उसको करनी पड़ती है। जैसे अगर किसी जवान, सेना का जवान है, वो घायल हो जाता है, तो उसे मेस का कार्य दे दिया जाता है कि खाना बनाने की देरी देख रेख में होना चाहिए। तो एक जवान का कार्य तो सेना पे लड़ना है, लेकिन वो भूमिका विकलांगता की स्थिति को दर्शाता है। आगे है 10 नंबर, क्रियात्मक विश्लेषण में तंत्र स्तर, सिस्टम लेवल और भिन्न और बहुल तंत्रों, डिफरेंस एंड मल्टीपल सिस्टम्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो ये मुख्य रूप से ये जो सिस्टम्स की व्यवस्था सिद्धांत है क्रियात्मक विश्लेषण में, वो टालकट पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा, टालकट पार्सन्स के द्वारा ये दिया गया है। 11 नंबर है कि वह शब्द क्या है जो इस विचार को परिभाषित करता है कि लोग उन व्यक्तियों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिन्हें उन्हीं जैसी चीजें पसंद है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ये एक नई शब्दावली है और पहली बार किसी एग्जाम में पूछी गई है। तो इस प्रकार को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा होमोफिली, क्या कहा जाएगा, 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा कि सामाजिक जिनकी रुचि, जिनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है। आगे है हेराल्ड गारफिंकल द्वारा एथनोमेथोडोलॉजी में प्रस्तुत वह प्रयोगात्मक विधि क्या कहलाती है जो रोजमर्रा के जीवन को बाधित कर मानदंडात्मक व्यवस्था पे सवाल उठाती है। तो उसको क्या कहा है, अगर आपने पढ़ा है एथनोमेथोडोलॉजी को, तो उसे कहते हैं ब्रीचिंग। उसे क्या कहते हैं, ब्रीचिंग कहते हैं। ब्रीचिंग का मतलब क्या होता है, रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग के तौर पर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करना, ताकि पता चले कि लोग उसके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। सैद्धांतिक सैंपलिंग का उपयोग तब किया जाता है जब थियोरेटिकल सैंपलिंग, यानी एक्चुअल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, सैद्धांतिक है। तो इसका उपयोग है वो कब किया जाता है, मूल जनसंख्या का विस्तार पूर्व में ज्ञात नहीं होता है, मूल जनसंख्या की विशेषता पूर्व में ज्ञात नहीं होती है, नमूने का आकार पूर्व में निर्धारित नहीं होता है, प्रत्येक चरण में मानदंडों के अनुसार बार बार नमूने लिए जाते हैं, सैंपलिंग तब समाप्त होती है जब पूरे का अध्ययन हो चुका होता है। तो जब व्यवहारिकता में चीजों का पता नहीं होता है, चाहे वो समग्र हो चाहे वो सैंपल हो, तब इस प्रकार का नमूना है वो लिया जाता है। तो ये ए बी सी डी, ये इसके राइट आंसर है, डी नहीं, ई नहीं होगा, ई ई ई, तो ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि तब तो सैंपलिंग का कोई अर्थ है वो रहता ही नहीं है। आगे है
14 नंबर, मीडिया के मानक सिद्धांतों के विकास का काल अनुक्रमांक के हिसाब से निर्धारण है वो अपने को करना है। मीडिया के मानक सिद्धांत, ये भी एक प्रकार से नया ही क्वेश्चन है वो होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीडिया था वो अधिनायकवादी सिद्धांत था। क्या था? अधिनायकवादी सिद्धांतों पर केंद्रित था। फिर उदारवादी होता है, फिर उदारवादी होता है, तो ये इसका 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। फिर सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत है, फिर सोवियत साम्यवादी सिद्धांत है, और आजकल जो सिद्धांत चल रहा है वो विकास परक मीडिया सिद्धांत है। तो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। अधिक नायकवाद है वो सबसे पहले है 16वीं 17वीं शताब्दी में, फिर उदारवादी है वो 17वीं 18वीं शताब्दी में, फिर 20वीं शताब्दी में सामाजिक उत्तरदायित्व है, फिर साम्यवादी है वो 20वीं शताब्दी में, और ये अब 1990 के बाद में विकासवादी डेवलपमेंट मीडिया डेवलपमेंटिंग अप्रोच है वो विकसित हुई है। 15 नंबर है भारत, औपनिवेशिक भारत में अनुबंधित श्रमिकों को निम्नलिखित उपनिवेशों में यानी भेजा गया था, प्लांटेशन पर कार्य हेतु भेजा गया था। तो किन किन देशों में है वो भेजा गया था और किन देशों में नहीं भेजा गया था? तो देखो, जो मुख्य रूप से फिजी में, तो आपको पता ही होगा, जिन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर। ये ऐसे देश है, अगर आपने पढ़ा होगा। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में हिंदू आबादी काफी ज्यादा है। ट्रिबागो का नाम है वो भी आ सकता है इसमें। तो इन देशों में है वो भारत के लोग। बी और डी तो एकदम क्लियर है। सी और डी, सी और डी है वो बिल्कुल क्लियर है। और सूरीनाम, इनमें भी भारतीय आबादी। जब हम प्रवासी भारतीयों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये नाम देखने को मिलते हैं, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस। न्यू गिनी और कोलंबिया नहीं है, तो ACD, ACD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इनमें अगर प्रवासी भारतीयों की संख्या पूछी जाए भारतीय मूल के, तो मॉरिशस का नाम, फिजी का नाम, सूरीनाम, ट्रिबागो और 1-2 देश और हैं, उनमें बहुत सारे भारतीयों को भेजा गया था। आगे 16 नंबर, यह खोज कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकते हैं और पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करने वाली के लिए ओजोन के लिए खतरा है। ये खोज है वो किन द्वारा की गई थी? स्लेसबर्ग या गुल्ड के द्वारा, रेचल कार्सन्स के द्वारा, डोनेला एच मिडोस के द्वारा, रोलैंड एंड मारिया मोलिनो के द्वारा। इनमें से किन के द्वारा की गई है? ये खोज है वो की गई है शेरवुड और रोलैंड और मारिया मोलिना के द्वारा। सर मैं तीसरी टाइम नेट का दिया, 135 स्कोर से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई भी चीज हमें खुद को नोट करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से नोट करनी पड़ेगी। अगर आप नेट क्लियर करना है ना, तो एक बात गांठ बांध लें कि आपको खुद चीजें नोट करनी पड़ेगी, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि जब एग्जाम में बैठे, क्योंकि ये अब तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने अभी तक जो करवा रखे हैं, उनमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो नहीं करवाया हो। 80 या 90% जो मैं करवा रहा हूं वहीं से आ रहा है। अब हमें सारा का सारा याद नहीं रहता है, तो अब इसको याद करने का यही तरीका है कि आप खुद के नोट्स बनाएं। अभी जैसे बुक्स के नाम आए, अभी कोई आंदोलन के नाम आए, अभी जैसे ये आ गया, तो आप इनको नोट करते जाइए और बार बार इनकी रिवीजन करनी पड़ेगी अपने को, तब जाकर हमारा स्कोर 180, 90, 200 तक पहुंचेगा।
और तब हम सिक्योर होंगे। तो 100 में से मेरिट जाती है 65%, 60%। जितना मैं करवा रहा हूं आप अगर इतना अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, 10-15% आपको भी छूट रहती है, फिर भी अगर याद कर लेते तो 70% प्लस स्कोर आएगा और आपकी जेआरएफ हो जाएगी। पर इसके लिए आपको बस जितना हो सके उतना अपनी नोटबुक में, हैंड राइटिंग में खुद की नोट करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हैं वो संभव हो पाएगी। तो अब इसमें क्या है, 1974 के अंदर ये किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन को नष्ट कर रही है, इसके लिए इनको 1995 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर है, सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान अपने को करना है। तो ये अगर इनमें से कुछ भी आपको पता है तो आप आराम से कर पाएंगे। पुस्तकों के नाम तो है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये इसी पुस्तक में आ चुका है। किनकी? इमाइल दुर्खिम की। तो डी का 2। अब आप देखो डी का 2 एक में ही है, बड़ा आसान है। इस प्रकार से हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने को पता है। प्राचीन समाज, एंशिएंट सोसाइटी है वो किनकी पुस्तक होती है? मैक्स मुलर ने धर्म की उत्पत्ति का जो प्रकृतिवादी सिद्धांत है वो दिया है। पीवी काणे ने द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखी है। तो 1 का 3 हो जाएगा। मैक्स मुलर ने धर्म की उत्पत्ति एवं विकास पुस्तक लिखी, डेवलपमेंट एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, जिसमें ये धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत देते हैं। कौन सा सिद्धांत देते हैं? प्रकृतिवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। बी का 4 है एंशिएंट सोसाइटी और पीवी काणे, ये हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो ये पुस्तकें हैं वो इस प्रकार से है। अब मैं फटाफट क्वेश्चन है वो करवा देता हूं, क्योंकि इस प्रकार से पहली मैं 35 क्वेश्चन ही करवा पाया पहले पार्ट में, तो बड़ा मुश्किल रहता है। क्योंकि एक्सप्लेन करते हैं तो मान के चलिए कि 20-25 क्वेश्चन ही होते हैं 1 घंटे की क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको देखें। लेकिन बेनिफिट भी इसी का मिलता है। सिर्फ आप करते रहोगे तब नहीं हो पाएगा, जब तक हम इन चीजों को प्रॉब्लम है, सांस ताने देती है। तो पर आपको एक बार 3 महीने का लास्ट जब एग्जाम हो अभी, तो 3 महीने का टाइम लेना पड़ेगा और उसमें आप अपनी जी जान झोंक दीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर 3 महीने तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने समर्पित होके, जिसका बेस बन चुका है, अगर 135 का स्कोर आपका आ रहा है तो आपको 3 महीने लास्ट के एक बार फाइनल बार पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम साथ में और कार्य करते हैं, विशेष तौर से महिलाओं को ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम साथ में घर के कार्य करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान है वो एग्जाम की तरफ नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हमें दिक्कत आती है कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ पाता है। लेकिन कैसे भी करके 3 महीने आपको समर्पित होकर तैयारी करनी पड़ेगी। 18 नंबर है वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन घटकों सम्मिलित करती है और किनको नहीं करती है? तो 2 सिद्ध करेंगे तो ये होगी नहीं, स्वाभाविक सी बात है। अगर हम 2 सिद्धि पे लगे रहे तो ये नहीं होगी। ठीक है, मध्यस्थता करनी ही पड़ेगी। तो ए तो होना ही चाहिए, तो ये ए नहीं है ना, तो ये गलत हो गई। ए नहीं है तो ये गलत हो गया। बगैर मध्यस्थता के हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। 2 सिद्ध दिया तो भी नहीं कर सकते, तो भी नहीं कर सकते। मेल मिलाप तो बहुत जरूरी है। तो ए भी होगा, सी भी होगा, सुलह तो करनी ही पड़ेगी। तो ए सी
और ई, ए सी और ई, इस प्रकार से आप है वो इसको कर सकते हैं। मध्यस्थता, मेल मिलाप और सुलह है वो जरूरी है। दोष सिद्धि तो नहीं है, सांत्वना देंगे कोई बात नहीं, होता है ऐसा, तो भी नहीं है, ये उसका पार्ट नहीं है सुलह का, तो ये हो गया। तो आगे है रिस्क सोसाइटी, आपको पता ही है, जोखिम समाज, उलरिच बेक ने लिखी, बस इतना ही काफी है। बार बार मैं साइलेंट स्प्रिंग की भी बात है वो करता हूं। 1 का 4, तो मान के चलिए ए तो हमारा सही नहीं होगा और सी भी, 1 और 3 तो बिल्कुल सही नहीं है। और साइलेंट स्प्रिंग की मैं बात करता हूं, रेचल कार्सन है, तो 2 का 3 होगा, 2 का 3, तो ये बी का 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा सी का 1, जलवायु परिवर्तन की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंथनी गिडेंस। और जनसंख्या बम, पॉपुलेशन बॉम्ब, ये मैं एग्जाम से पहले करवा चुका हूं। मैंने साइलेंट स्प्रिंग की बात की है, मैंने पॉपुलेशन बॉम्ब की बात की है, ये सब मैं पहले से करवा चुका हूं, पॉल एलरिच। तो ये अब की बार अगर किसी ने भी मेरी क्लास जो लास्ट में मैंने MCQ जो रैपिड फायर सीरीज चलाई थी, अगर वो अच्छी तरीके से देखी है तो उसका नेट कोई रोकने वाला नहीं था। आगे 20 नंबर, किसके अनुसार पूंजीवाद केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि भावनात्मक श्रम भी लेता है, विशेष रूप से अतिथि संस्कार क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर। आजकल हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है जहां पे आओ भगत करनी होती है, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या कोई भी फील्ड है जहां पे कस्टमर केयर अधिकारी बैठते हैं, तो वो बड़े भावनात्मक इमोशनल लेबर भी करते हैं कि ठीक है आइए ऐसे ऐसे करिए। तो ये जो कथन है वो किनका है, बटलर का है, बेडी फ्राइटन। अब इसमें हम है वो देख सकते हैं कि बटलर, बेटी फ्राइडन ये मुख्य रूप से महिलावादी है, एन ओकले भी महिलावादी। थिंकर्स को देखकर भी हम आइडिया वो लगा सकते हैं। तो यहां पे आर्ली होस्चाइल्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि बेटी फ्राइडन को, एन ओकले को हमने पढ़ रखा है। तो ये मुख्य रूप से बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट की। तो होस्चाइल्ड की पुस्तक है द मैनेज्ड हार्ट में भावनात्मक श्रम की बात है वो करते हैं। 21 नंबर है अविकृत संप्रेषण की अवधारणा किसने की। अविकृत यानी डायरेक्ट, बगैर विकृत की। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन की बात है वो मुख्य रूप से कास्टेल्स भी करते हैं, पियरे बारदियू भी करते हैं, लेकिन जो मैंने अभी बात की थी इनके बारे में, पहले भी कर चुका था मैं, कि इनकी जो कम्युनिकेशनल एक्शन है, संरचनात्मक प्रक्रिया है, संप्रेषणात्मक क्रिया है, वो हेबरमास की बात है। तो उन्होंने, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हेबरमास। द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में ये बात है वो इसमें अविकृत संचार की बात करते हैं। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे है 22 नंबर, सांकेतिक अंत्यक्रियावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग है वो हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा किया गया था। A.R. देसाई के कुछ चयनित शोध कार्य, A.R. देसाई के कुछ चयनित शोध कार्य दिए गए हैं, इनको में सही काल अनुक्रमांक में व्यवस्थित करना है। तो इनका जो शोध का विषय था, सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारत में सामाजिक राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि। तो ये इनके शोध का विषय था और ये उनकी पहली पुस्तक थी। 1948 में इन्होंने पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित करवाया था। तो डी सबसे पहले आ जाएगा।
तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी, तो ये इसका सही क्रम आ जाएगा। फिर रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1975 आई थी, सॉरी 1969, 1969 के अंदर आई थी। फिर स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, और उसके बाद में ए प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्लम्स, ये दोनों लगभग एक साथ ही पुस्तकें आई थी। तो ये इनकी पहली पुस्तक थी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियनिज्म। फिर रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, और ए प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्लम्स। 24 नंबर है, सूची ए का सूची बी के साथ है वो मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ है वो मिलान करना है। तो जो POET का मॉडल है वो डक्कन ने दिया था, ये मैंने पहले भी करवाया था। तो बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 अगर आप देखोगे तो बी का 3 है वो इस 3 नंबर में ही सही आ रहा है। पर्यावरण के प्रति प्रतिस्पर्धा कार्य, तो ये केटन और डॉलप का है। पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण, इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन है वो मोल और संपागारन का है। और सामाजिक पर्यावरणीय द्वंद्वात्मकता है वो स्वाइन वर्ग का है। तो इसका 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जो डक्कन ने POT मॉडल दिया था, तो ये जो ह्यूमन इकोलॉजी है उसको समझने का एक प्रयास है। उसमें किस प्रकार से मानव है वो पर्यावरण का प्रबंध करता है उसके बारे में दिया गया है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन मैक्यूहन की मीडिया समझ से संबंधित है? तो मुद्रिष्ट पृष्ठ भागीदारी की मांग करता है, टेलीफोन के विपरीत। प्रिंट व्यक्तिगतता की तकनीक है। सी, मीडिया एक ठंडा माध्यम है, टेलीविजन एक ठंडा माध्यम है। और माध्यम ही संदेश है। तो ये कथन है, तो ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैक्यूहन ने वैसे संचार की काफी बात है वो की है, और उन्होंने बेस ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव का कंसेप्ट है वो भी दिया था। तो इसमें संचार की भूमिका इन्होंने बताई है। तो प्रिंट व्यक्तिगतता की तकनीक है, राइट है। टेलीविजन एक ठंडा माध्यम है, माध्यम ही संदेश है। तो ये 3 कथन इनके सही हो जाते हैं। ए और सी है वो सही नहीं होंगे। सिनेमा एक ठंडा माध्यम नहीं है, और मुद्रित पृष्ठ पूर्ण भागीदारी की मांग करता है, टेलीफोन के विपरीत। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुद्रित पृष्ठ के अंदर केवल वन साइड ही होता है, टेलीफोन के अंदर पूर्ण संचार होता है। एक बात बोलता है, दूसरा बात उसको सुनता है। पूर्ण संचार या पूर्ण भागीदारी तभी होती है जब दोनों एक दूसरे के साथ कही गई बातों को समझे या एक साथ में एक रिलेशन में हो, या ज्यों की त्यों बात है वो समझ लेते हैं। तो ए और सी को छोड़कर तो बी डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी डी ई। ए और सी है वो इनके वर्गीकरण से मेल है, वो नहीं खाते हैं। तो आज मैं केवल 25 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए 30 क्वेश्चन और बचते हैं इसके, वो करवा दूंगा मैं, क्योंकि एक क्लास में इतना पॉसिबल नहीं है और आप भी फिर बोर महसूस करने लगते हैं। तो 40-45 मिनट है या 50 मिनट हो जाए, 1 घंटा तो अधिकतम है, इससे ज़्यादा कंटिन्यू है हम नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे तरीके से। बीच में 15-20 मिनट का गैप अपने को चाहिए, और जब आप पढ़ो तो इस प्रकार से ही होना चाहिए। तो बाकी बचा हुआ है, ये 3rd पार्ट है, उसमें मैं करवा दूंगा। तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।